हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं आजाद इंजीनियरिंग की। कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है मार्केट्स के अंदर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे इस कंपनी के बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है वो भी जानेंगे एंड अगेन रिस्क देखेंगे कि क्या है बिजनेस के। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो के बाद आपको बिजनेस का बिल्कुल 100% समझ आ जाएगा एंड फिर आप अपना डिसीजन इस कंपनी के बारे में ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Now guys, Azad Engineering is a manufacturer of complex, high engineered precision forged and machined components that are mission and life critical। तो ये जो कंपोनेंट्स बना रहे हैं, जो चीजें बना रहे हैं, जो गुड्स बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिटिकल हैं एंड इसके अंदर ये लोग डिफेक्टिव चीजें बना ही नहीं सकते। इनफैक्ट जो रेट होता है ना डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का, वो इनके लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल है बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल इन देयर एप्लीकेशन। अब जिन OEMs को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं वो डील करते हैं नॉर्मली डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल सेक्टर्स को इनके कंपोनेंट सप्लाई होते हैं। कंपनी ने बिजनेस अपना 2008 में शुरू किया था एंड इनके पास सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस है अब एज अ टीयर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो कई जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट्स विन करते हैं, कई जगहों पे प्राइमरी सप्लायर हैं अपनी जो भी कंपनीज हैं उनके लिए, एंड ये लोग बहुत अच्छे से, बहुत स्टेबिलिटी से अपना बिजनेस करते आ रहे हैं। एंड जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कंपोनेंट से बनाते हैं बहुत ही क्रिटिकल होते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपने नेचर में। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे कोई भी कंपनी किसी के साथ भी काम करती है तो वो बहुत सोच समझ के काम करती है, बहुत साल लगाती है एक सप्लायर को तय करने में। तो अगर आजाद इंजीनियरिंग को कहीं का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट्स इन्हें रिप्लेस नहीं कर रहे होते बार बार, ये लोग ही उन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। अब गाइज आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखेगा आजाद इंजीनियरिंग का। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट इनका है ना, वो इनका एयरफॉइल्स या फिर जिनको हम ब्लेड्स कहते हैं वो हो जाते हैं, जो अलग अलग जगहों पे लगते हैं। तो आपका नेचुरल गैस टर्बाइन में भी आप देख सकते हैं कि वहां पे लग रहे हैं, न्यूक्लियर पावर टर्बाइन में भी लग रहे हैं, थर्मल पावर टर्बाइन में भी हम देखने लग रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी अलग अलग इनके कंपोनेंट्स जा रहे हैं। एंड इसलिए मैंने जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपके सामने स्क्रीन पर कर दिया है ताकि आप देख सकें, समझ सकें कि किस तरीके से एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, अलग अलग सेक्टर्स को ये लोग केटर करते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। अगर आप मार्केट्स में काम करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर चाहिए बाय अ ट्रस्टेड नेम। एम स्टॉक इज ब्रॉट टू यू बाय मिराई एसेट, जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर पहले से ही, इंडिया में भी काफी टाइम से फंक्शन कर रहे हैं। सो एम स्टॉक पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपना खुद का डीमैट अकाउंट भी एम स्टॉक पे खुलाया है। एज अ यूजर मुझे एम स्टॉक पे कई सारे एडवांटेजेस दिखते हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेज जो मुझे दिखता है यहाँ पे वो है 999 प्लस 999 का इनका जो प्लान है। अब आप 999 प्लस 999 अगर इन्हें पे करते हैं ना, तो आपकी AMC फॉर लाइफ 0 हो जाती है, प्लस आपकी ब्रोकरेज अक्रॉस प्रोडक्ट्स 0 हो जाती है। ब्रोकरेज लेते ही नहीं है ये आपसे। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा पॉजिटिव चीज है ना ये कि आप सोच नहीं सकते, बिकॉज आपकी कॉस्ट ओवर द ईयर्स इतनी ज्यादा बच जाती है बिकॉज ऑफ देयर सुपर प्लान विच इज देयर 999 प्लस 999 प्लान। ऑल्सो फॉर पीपल जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करते हैं, MTF का यूज करते हैं, दे हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स विच स्टार्ट एट 6.99%। तो जो लोग MTF का यूज करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। ऑल्सो गाइज आप कभी भी किसी ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाते हैं ना, क्लीन यूजर इंटरफेस आपको चाहिए होता है, जो एम स्टॉक आपको ऑफर करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना क्लीन यूजर इंटरफेस है इनके वेबसाइट, इनके ऐप का। गाइज एम स्टॉक को यहाँ पे 1 साल से ऊपर हो चुका है एंड जो टर्नओवर आप देख रहे हैं इनका, वो 3.7 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। MTF बुक भी 900 करोड़ से ऊपर की है। 34 करोड़ प्लस ट्रेड्स हो चुके हैं यहाँ पे। रिटेल क्लाइंट होल्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो 3000 करोड़ प्लस की है। ऐप भी इनका बहुत हाईली रेटेड है, 4 स्टार्स। ब्रोकरेज सेव्ड इन जस्ट लास्ट 1 ईयर इज 145 करोड़ प्लस एंड 8.5 लाख से ऊपर पेड यूजर्स हैं इनके पास। सो गाइस देर कैसी, आप भी अपना अकाउंट खुलवाएं एम स्टॉक के ऊपर। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा एम स्टॉक की वेबसाइट पे। प्रोसेस सब कुछ डिजिटल ऑनलाइन हो चुका है। आधार और पैन को रखना हैंडी और कुछ मिनट्स में आपको अपना अकाउंट ओपन होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। सो गाइस आई डेफिनेटली फील एम स्टॉक पे आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए बिकॉज ऑफ द वेरियस एडवांटेजेस दैट दे आर ऑफरिंग। नाउ बैक टू द वीडियो।
अब गाइस जो नेक्स्ट चीज है वो है कि रेवेन्यू FY23 का जो इनका था, तो भाई ज्योग्राफी कैसे सेग्रीगेटेड था, एंड हम ये भी जानेंगे इसी के अंदर कि बाय इंडस्ट्री कैसे सेग्रीगेटेड था। तो पहले बाय ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो जापान से रेवेन्यू इनका 35% था, यूएसए से 23%, इंडिया से 20% था, यूएई से 9%, जर्मनी से 6, फ्रांस से 6 एंड बाकी कंट्री से 1% था। अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री वाइज सेगमेंटेशन की, तो इंडस्ट्री वाइज भी क्या था रेवेन्यू FY23 का स्प्लिट, वो हम जान लेते हैं। प्राइमरीली इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है एनर्जी सेक्टर से 87%, एरोस्पेस एंड डिफेंस इज एट 9% और बाकी सेक्टर्स इनके 4% पे। तो मेनली ये केटर कर रहे हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस को एंड एनर्जी सेक्टर को। एनर्जी सेक्टर के यहां से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। अब गाइस किसी भी कंपनी को जब हम एनालाइज करते हैं तो प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो प्लस पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें बताएंगे कि क्यों ये कंपनी अच्छी लग रही है हमें, एंड सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस पॉइंट्स ही डिस्कस करने वाले हैं। ऑफकोर्स माइनस पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा रीजन जो कहीं ना कहीं इस कंपनी को एक मोट भी देता है वो क्या है, तो ये जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है ना कंपनी, वहां पे सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री है। अब ये क्यों है, सबसे पहली चीज देखो, मैं आपको बता चुका हूं, मिशन एंड लाइफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स बना रहे हैं लोग जहां पे फेलियर की गुंजाइश ही नहीं है। तो होता क्या है कि मान लो इनका कोई क्लाइंट है, राइट, उसने 2 से 4 साल लगाए होंगे पहले डिसाइड करने में कि इनसे काम करवाना है नहीं करवाना। पता नहीं कितनी टेस्टिंग हुई होगी, कितने डेमोज हुए होंगे प्रोडक्ट्स के, कितनी बार इन्होंने चेंज किया होगा प्रोडक्ट ताकि वो उस क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर सके, राइट। एंड उसके बाद भी जब ये उस क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो भी जो चेंजेस वगैरह हैं वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह के करते हैं। तो होता क्या है कि आप किसी एक सप्लायर के साथ अब जब काम कर रहे हैं तो क्लाइंट भी सोचता है कि मैं उसको ना बदलूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे अब डिस्कस हो चुकी हैं, बहुत सारा बिजनेस शेयर हो चुका है, बहुत सारा टेक्निकल नो हाउ शेयर हो चुका है, एंड बहुत सारी चीजें अब हमें पता है एक दूसरे के साथ कि कैसे वर्क कर रही हैं। अब अगर क्लाइंट कहेगा ना मुझे दूसरा सप्लायर चाहिए, फिर उसको 2 से 4 साल लगेंगे, एंड 2 से 4 साल आप धंधा बंद तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री है ना, वो इनके फेवर में वर्क करता है और वो इनके लिए एक मोट भी क्रिएट करता है कि अगर भैया मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी और को आसानी से नहीं आने दूंगा, क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता आसानी से। तो यहाँ पे एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट हो जाती है, एक मोट क्रिएट हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आजाद इंजीनियरिंग के बिजनेस के बारे में। सेकंड प्लस पॉइंट जो मुझे इनका लगता है वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। तो इनके पास पहले से 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, प्लस 2 और आ रही है तेलंगाना के अंदर। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक तो इनको ऑर्डर विजिबिलिटी है कि भैया हमारे पास धंधा आएगा, बिजनेस आएगा। अगर वो बिजनेस आ रहा है तभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी अपनी एनहांस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे हैं, राइट। तो ये मुझे इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, एंड ऑफ कोर्स बैरियर्स टू एंट्री इनके फेवर में काम करती है यहाँ पे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अपनी बढ़ा रहे हैं क्योंकि बिजनेस इनके पास आ ही रहा है। तीसरी चीज जो मुझे इस कंपनी की बहुत अच्छी लगती है वो है रोबस्ट फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इबिटा मार्जिन 30% के अराउंड पे चल रहा है इनका, एंड जो रेवेन्यू की कैगर है वो भी 23% के अराउंड की पिछले कुछ सालों की। तो फाइनेंशियल्स जो हैं, नंबर्स जो हैं, दे आर प्रीटी सॉलिड। फोर्थ पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कंपनी के बारे में कि दे हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस विद देयर क्लाइंट्स। अब देखो हाई बैरियर्स टू एंट्री है, बट अगर आप बिजनेस उस हिसाब से नहीं करोगे जिस हिसाब से आपके क्लाइंट्स को चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस नहीं हो सकते। ये चीज इन्होंने मेंटेन करी है, कहीं ना कहीं दर्शाता है बहुत सारी पॉजिटिव चीजें कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि दे हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस विद देयर क्लाइंट्स, एंड होपफुली यहां से इनको बड़ा रिस्क नहीं आएगा, दे वोंट रिप्लेस देम एज अ सप्लायर। अब गाइस सब कुछ अच्छा हो ऐसा तो देखो हो नहीं सकता है, यहाँ पे रिस्क होगा ही होगा बिजनेस के अंदर, राइट। सबसे पहला रिस्क हम डिस्कस करते हैं, दैट इज क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अब क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से मेरा क्या मतलब है, यानी कि कुछ क्लाइंट से इनको बहुत ज्यादा बिजनेस आ रहा है, एंड वहां पे अगर कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है, मान लो वो क्लाइंट की सेल्स खुद से डिक्लाइन होने लगती है क्योंकि उसको मार्केट श्रिंक होती हुई दिख रही है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ऐसा हमने बहुत कंपनीज के अंदर देखा है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, स्पेशली ऐसी कंपनी के अंदर जिसका सिग्निफिकेंट बिजनेस कुछ चुनिंदा क्लाइंट से आ रहा है। इनके केस में टॉप 3 क्लाइंट्स 47% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड जो नंबर 1 क्लाइंट है वो 21% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क। इसलिए आपको इस कंपनी की कॉन कॉल्स मिस नहीं करनी अगर आप इसके अंदर पैसा अपना डालते हैं, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क ऑन दिस थिंग। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इसके अंदर बहुत बहुत बड़ी चीज है जिसपे आपको नजर रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट जो इसका रिस्क मुझे लगता है दैट इज डिपेंडेंस ऑन एनर्जी सेक्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंस ऑन एनर्जी सेक्टर होने से होगा क्या कि आपका जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है ज्यादा नहीं होगा।
अब आप ये भी कह सकते हो कि ये तो पॉजिटिव चीज है कि एनर्जी पे फोकस कर रही है कंपनी, अभी हम देख रहे हैं एनर्जी सेक्टर कितना अच्छा चल रहा है। यस, सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग व्हेन द सेक्टर इज डूइंग वेल। बट जब सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो हमारे लिए रिस्क की तरह एक्ट करेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं फ्यूचर में, क्या ये एरोस्पेस एंड डिफेंस अपना बिजनेस बढ़ा पाते हैं, किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन रहता है, ऑल दोस थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। तो यहाँ पे भी अगेन हमें यही नजर रखनी है कि इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क तो एक रिस्क है हमारे पास, दूसरा इनका जो रिस्क है वो ये है कि बिजनेस इनका डाइवर्सिफाइड नहीं है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग फील्ड्स के अंदर, क्या ये और डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, थोड़ा बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि देखो जब सेक्टर चलता है ना तब तो ये रिस्क नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट जब सेक्टर नहीं चलेगा तब क्या, तो तब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। सो दिस अगेन बिकम्स अ रिस्क व्हेन इट प्लेज आउट। तो बैक ऑफ द माइंड लेकिन आपके पास अगर ये होगा तो ही आप इस पर नजर रखेंगे उस हिसाब से। बाकी मेरे को ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं दिखा है। हाँ, एक चीज जरूर है, वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन दिस केस, एंड वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रिगर है इधर, डेफिनेटली है। बट देखो होता क्या है, मार्केट्स में जब चीजें परफॉर्म कर रही होती है ना तो मार्केट जरा वैल्यूएशंस को साइड करके भी चलने लगती है। तो वो चीजें हम टेक्निकल्स वाली चीजें हम डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे जो फ्री है सबके लिए, आप उसको ज्वाइन करो। बट बिजनेस वाइज मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है कि ये लोग करते ही क्या है, किस किस इंडस्ट्री में फंक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, रेवेन्यू मिक्स क्या है, एंड हमने एडवांटेजेस और रिस्क यानी कि जो पॉजिटिव्स हैं, जो रिस्क हैं, जो नेगेटिव्स हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सो वी डन अ थरो बिजनेस एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी, एंड एज ऑलवेज आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप मार्केट्स में काम करते हैं तो अपना एनालिसिस जरूर करें। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द बिजनेस ऑफ आजाद इंजीनियरिंग। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको बेसिक बिजनेस समझने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। दिस वीडियो हैज एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज फॉर फर्दर एनहांसमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिजनेस, आपको इनकी कॉन कॉल सुननी है, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज सुननी है, एंड दैट शुड यू नो एक्सप्लेन टू यू और टेल यू कि मैनेजमेंट या ये बिजनेस किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, राइट? सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय एंड जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.